हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट 13। मेन जो हमारा फोकस होगा ऐप राउटर पे। तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है ऐप राउटर, पहले था पेज राउटर। तो बेसिकली नेक्स्ट जेएस का पहले क्या था कि पेजेस फोल्डर के अंदर आप जो भी फाइल्स बनाते थे वो एक नया राउट होता था, एक नया पेज होता था। बट अभी ये थोड़ा चेंज हुआ है, ऐप राउटर हो गया है। तो ऐप राउटर के साथ साथ बहुत सारे नए फीचर्स भी इसमें ऐड हुए हैं, कुछ नई नई चीज़ें हैं। उन सब पे हम थोड़ा थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। बेसिकली वीडियो पूरा प्रैक्टिकली होगा, मैं थ्योरेटिकली ज़्यादा बात नहीं करूँगा। प्रैक्टिकली देखेंगे कि ऐप राउटर में क्या नई चीज़ें हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ना। तो एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप एंड देन लेटेस्ट। कॉपी किया, पेस्ट किया, एक नया ऐप क्रिएट कर रहे हैं। तो यस, इंस्टॉल करना पड़ेगा ये नया पैकेज। प्रोजेक्ट का नाम देना है, हमने लिखा ऐप डेमो एंड देन टाइप स्क्रिप्ट ऐड करना है, यस नो। यस कर लेते हैं। यस लेंथ ऐड करना है, यस। टेलविंड्स यस नो। वुड यू लाइक टू यूज़ SRC डायरेक्टरी, यस। ऐप राउटर ऐड करना है, रिकमेंडेड है। ठीक है, तो यस और नो, क्योंकि हमारे पास अब दो तरह के राउटर हैं, पेज राउटर, ऐप राउटर। नहीं भी करोगे तो आप कुछ नया नहीं, इसमें एक ऐप नाम का फोल्डर बनाओ, उसके अंदर राउटिंग ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। तो यस कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग इम्पोर्ट अलाइस, यस नो, यस, यस, एट द रेट, यस। परफेक्ट। तो इस तरह से हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया। लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ओके, सो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। ऐप डेमो प्रोजेक्ट बेसिकली क्रिएट हो गया है। इस ऐप डेमो के अंदर जाएंगे, ऐप डेमो ls एंड देन npm रन डेव। जो डेवलपमेंट सर्वर है वो स्टार्ट हो गया लोकल होस्ट कोलन 3000 पे। परफेक्ट। तो ये हमारा पेज है। बट इस बार जो पेज है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है ऐप डायरेक्टरी के अंदर से। ठीक है, तो ऐप डायरेक्टरी के अंदर से जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके अंदर लेआउट है ग्लोबल डॉट सी एस एस, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे लेआउट है और पेज है, उसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सब कुछ मैं डिलीट कर दिया, कुछ भी नहीं है। मतलब SRC के अंदर एक फोल्डर है ऐप, और ऐप के अंदर अब कुछ भी नहीं है, तो पेज ही नहीं है हमारे पास। लेट्स रीलोड द एप्लीकेशन, npm run dev एंड देन रीलोड द पेज। तो 404 आना चाहिए क्योंकि मैंने वो पेज रिमूव कर दिया है। राइट। तो मैं नया पेज कैसे ऐड करूँगा, तो पहले हम क्या करते थे, पहले उसके बारे में बात करते। तो SRC के अंदर पहले क्या होता था, मतलब अभी जो नया लेटेस्ट वर्जन है नेक्स्ट.js का, उसके पहले जो पेजेस राउटर की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास दो तरह के राउटर हैं, ऐप राउटर एंड पेजेस राउटर। बेसिकली पेजेस राउटर में क्या होता है, आप SRC के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं पेजेस नाम का, एंड देन पेजेस के अंदर एक जो फाइल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल index.tsx। हमने इसके अंदर बनाया रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एंड देन हमने इसको कहा पेजेस होम पेज। पेज होम पेज मतलब ये पेजेस के अंदर है। नाउ इफ आई रीलोड द पेज, npm run dev, रीस्टार्ट करेंगे एंड देन पेज को मैंने रीलोड किया तो आया, पेजेस के अंदर से आया होम पेज। तो ये हमारा पहले था। अब ऐप राउटर में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो अब ऐप राउटर के अंदर जो डायरेक्टली आप फाइल बनाओगे वो आपका एक पेज होगा, लेकिन थोड़ा सा कन्वेंशन यहाँ पे चेंज है। पेजेस को डिलीट करते हैं, ऐप के अंदर चलते हैं। ऐप के अंदर मैं एक डायरेक्टली फाइल क्रिएट करूंगा विच इज पेज डॉट JSX, पेज डॉट TSX, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। दिस इज ऐप राउटर होम पेज। ओके, एक बार ऐप को रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लेआउट नाम का जो फाइल है वो जनरेट हो गया है। तो लेआउट इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद हमने पेज को रीलोड किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया दिस इज ऐप राउटर होम पेज। तो हम यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो क्या हैं कि आप अब ऐप के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करोगे या फिर फाइल क्रिएट करोगे। जो फाइल होगा पेज डॉट JSX वो एक राउट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ऐप के अंदर एक यूज़र्स नाम का पेज बनाना है /users, तो वो कैसे बनेगा, तो मैं एक यूज़र्स नाम का फोल्डर क्रिएट करूँगा एंड देन यूज़र्स नाम के फोल्डर के अंदर पेज डॉट TSX, पेज डॉट TSX। जब भी एक फाइल बनेगा पेज डॉट TSX से, वो एक नया पेज होगा। तो हमने लिखा रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट यूज़र पेज। ओके, नाउ विजिट करते हैं /users, तो हमारे पास आ जाएगा यूज़र पेज। इस तरह से अगर यूज़र के अंदर कोई आईडी है और उसके लिए पेज बनाना है, फॉर एग्जांपल यूज़र/1, तो ये कैसे क्रिएट होगा। नाउ यूज़र्स फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट ID, विच मीन्स कि यहाँ पे जो आईडी है वो डायनेमिक वैल्यू है। एंड देन इसके अंदर अगेन हमको बनाना पड़ेगा पेज डॉट TSX। नाउ रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, दिस इज गेट यूजर बाय ID।
यूज़र डिटेल्स। और पेज को रीलोड करेंगे यूज़र बाय आईडी। ओके, बैक चलते हैं, स्लैश यूज़र्स, यूज़र पेज, बैक जाएंगे होम पेज। तो ये एक तरीका है, ये बेसिक है कि हम कैसे ऐप राउटर में राउट्स क्रिएट करते हैं, पेजेस क्रिएट करते हैं। ओके, नाउ सेकंड थिंग यहाँ पे ये है कि लेआउट। लेआउट बेसिकली क्या है, जब आप ऐप एसआरसी के अंदर अगर आप ऐप पे गए और ऐप के अंदर डायरेक्ट पेज डॉट टीएसएक्स है तो इस ये हमारा होम पेज होगा, बट जो लेआउट डॉट टीएसएक्स से हमारा ग्लोबल लेआउट होगा। क्या मतलब ग्लोबल लेआउट का, इसका मतलब ये है कि आप 3000 पे विजिट करते हो, स्लैश यूजर्स पे विजिट करते हो तो यूज़र पेज आया, स्लैश 1 पे विजिट करते हो तो यूज़र बाय आईडी पेज आया। इन सब का एक लेआउट हो सकता है जहाँ पे नैव बार होगा, तो वो जो लेआउट डॉट टीएसएक्स से हमारा ग्लोबल लेआउट होगा। ओके, तो ये हर एक फाइल में जो चिल्ड्रन है इससे हमारा पेज रिप्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा h1, यहाँ पे हम लिख देते हैं h1 दिस इज हेडर, एंड देन एक और h1 ऐड कर लेते हैं, दिस इज फूटर, राइट, दिस इज हेडर, दिस इज फूटर, एंड ओ सॉरी यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा, ये हम रिप्लेस करेंगे, बॉडी के अंदर जाएगा ये कुछ इस तरह से, लाइक दिस, परफेक्ट। तो अभी आप देखोगे कि जो लेआउट के अंदर मैंने लिखा और इसके अंदर चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन आपका जो पेज है उसका कंटेंट होगा, एंड दिस इज हेडर, दिस इज फूटर, ये आपका लेआउट होगा, ग्लोबल लेआउट। स्लैश यूजर्स में जाएंगे, अगेन यूजर पेज में आ गए हम, होम पेज पे जाएंगे तो हमारा होम पेज तो है ही, क्या गया, तो ये हमारा लेआउट है। नाउ अलग अलग पेज के लिए आप अलग अलग लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जाएंगे स्लैश यूजर स्लैश 1 पे, तो इसके लिए हम एक सेपरेट लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। आईडी के अंदर जाएंगे एंड देन यहाँ पे हम एक और फाइल ऐड करेंगे, लेआउट डॉट टीएसएक्स। और ये क्या करेगा, ये हमारा लेआउट है, बट इसके अंदर से हमको एक फंक्शन कंपोनेंट रिटर्न करना पड़ेगा, लाइक दिस। ओके, तो हर एक लेआउट के पास प्रॉप्स होंगे, इस प्रॉप्स के अंदर होंगे चिल्ड्रन, तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करेंगे विथ प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, तो जो भी आपका कंटेंट था पेज का वो दिखेगा ना। आपका ये जो लेआउट है ये सिर्फ उस पर्टिकुलर पेज के लिए है जिस फोल्डर के अंदर आपने इसको लिखा। ये यूजर स्लैश आईडी के अंदर है तो सिर्फ यूजर स्लैश आईडी का लेआउट है, ठीक है। तो इस तरह से आप नेस्टेड लेआउट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स राइट समथिंग, एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, दिस इज यूजर डिटेल्स पेज लेआउट, एंड इस पैराग्राफ के बाद चिल्ड्रन ऐड करते हैं, एंड देन इस पैराग्राफ को हमने कॉपी किया, पेस्ट करते हैं लेआउट एंड। ओके, तो लेआउट एंड लाइक दिस, एंड ये गेट यूजर बाय आईडी कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है पेज डॉट टीएसएक्स से। सो दिस इज हाउ नेस्टेड लेआउट वर्क्स। तो ये हमारा हो गया ग्लोबल लेआउट, इसके अंदर हमारा ये हो गया नेस्टेड लेआउट। जब आप डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट करेंगे तो ये काफ़ी हेल्प करेगा, राइट। तो ये तो था पेज के बारे में। और भी कुछ फाइल कन्वेंशन हैं जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे जाएंगे फाइल कन्वेंशंस में, एरर डॉट जेएस, लेआउट डॉट जेएस, लोडिंग डॉट जेएस, लाइक दिस। ओके, नॉट फाउंड डॉट जेएस, पेज डॉट जेएस। तो पेज के लिए मैंने बताया ये पेज है। नाउ पेज में कुछ आपको पैरामीटर्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल स्लैश 1 था यहाँ पे और मुझे अपने पेज में चेक करना है कि इस 1 का वैल्यू क्या है। तो पेज डॉट टीएसएक्स जो आईडी के अंदर है, इसके अंदर जो पेज है, इस पेज को कुछ प्रॉप्स मिलने वाले हैं। वो प्रॉप्स क्या हैं, लेट्स प्रिंट इट। प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक प्री टैग ऐड कर रहा हूँ जिसके अंदर हमने लिखा जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, एंड देन प्रॉप्स को प्रिंट करके देखते हैं क्या है। तो ये रहा प्रॉप। तो हर एक पेज के प्रॉप में ऐप राउटर के अंदर परम्स नाम का एक की मिलेगा जिसके अंदर आपको पैरामीटर मिलेगा आईडी, एंड देन सर्च परम। सर्च परम क्या है, सर्च परम मतलब क्वेश्चन मार्क शॉर्ट इज इक्वल टू 1, लाइक दिस। ओके, सो दीज आर क्वेरी परम्स, एंड ऑर्डर बाय नेम। तो ये हमारे सर्च परम मिलेंगे आपको। सर्च परम के अंदर परम्स मिलेगा, जो पैरामीटर्स थे वो मिलेंगे परम्स नाम के प्रॉपर्टीज में। तो प्रॉप्स डॉट परम लिख सकते हैं हम यहाँ पे, परम्स एंड देन परम्स एंड सर्च परम। नाउ परम्स को प्रिंट कर लेते हैं एंड देन सर्च परम को भी प्रिंट कर लेते हैं। टाइप स्क्रिप्ट का एरर है, लेट्स मेक इट एनी, परफेक्ट। ओके, तो ये हो गया हमारे पेज प्रॉप्स। इसके बाद मेन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐप राउटर के अंदर आप जो भी कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, जो भी कोड लिख रहे हैं, वो
सर्वर पे रन हो रहा है, वो क्लाइंट पे रन नहीं हो रहा है, हम इसको बोलते हैं सर्वर कंपोनेंट्स। बेसिकली सर्वर कंपोनेंट्स क्या है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट करके कंसोल पे जाएंगे एंड देन अपने पेज के अंदर ये जो यूज़र डिटेल पेज है इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग ऐड करता हूँ। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, दिस इज यूज़र डिटेल्स पेज। अब देखोगे कि यूज़र डिटेल पेज कहाँ प्रिंट हो रहा है, सर्वर के अंदर, सर्वर कंसोल में, जो क्लाइंट कंसोल में प्रिंट नहीं हो रहा है। तो ये जो कंपोनेंट है ये सर्वर कंपोनेंट है। सर्वर कंपोनेंट का मतलब है कि ये जो सर्वर कंपोनेंट है ये सिर्फ सर्वर में रन होगा, ये क्लाइंट में रन नहीं होगा। ओके अगर ये क्लाइंट में रन नहीं होगा तो हम इसमें यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, रिएक्ट की जो भी एपीआई है उसको यूज नहीं कर सकते। लेट्स यूज इट। तो हमने अगर लिखा यहाँ पे यूज इफेक्ट एक सर्वर कंपोनेंट के अंदर तो हमको एरर मिलेगा, वी कैन नॉट यूज इफेक्ट इन सर्वर कंपोनेंट। तो एक सर्वर कंपोनेंट है, ये कोड सिर्फ सर्वर पे चलता है, ये क्लाइंट पे नहीं चलेगा। तो ये हमारा सर्वर कंपोनेंट। तो फिर क्लाइंट कंपोनेंट कहाँ काम करेगा, क्लाइंट कंपोनेंट कैसे बनाएंगे? सो लेट्स मेक अ क्लाइंट कंपोनेंट। तो बेसिकली यूज़र ऐप के बाहर, ऐप डायरेक्टरी के बाहर जो भी कंपोनेंट्स वो क्लाइंट कंपोनेंट होंगे। इसके अंदर अगर आप बनाते हो और उस कंपोनेंट पे आपको मार्क करना पड़ेगा यूज़ क्लाइंट, देन वो कंपोनेंट क्लाइंट कंपोनेंट हो जाएगा। क्या मतलब इसका? तो आईडी के अंदर एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। हमने एक कंपोनेंट बनाया मैसेज कंपोनेंट, मैसेज डॉट tsx, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। एंड नाउ यहाँ पे हमको मैसेज दिखाना है, कोई भी मैसेज। तो हमने यहाँ पे लिखा h1, दिस इज मैसेज कंपोनेंट, राइट। नाउ पेज में वापस आते हैं। इस पेज में ये जो प्री है हम इसको मैसेज कंपोनेंट के अंदर दिखा लेते हैं। हमने लिखा मैसेज कंपोनेंट एंड देन इसमें हम चिल्ड्रन ऐड कर लेते हैं। मैसेज कंपोनेंट के अंदर चिल्ड्रन में हमने पास किया प्री टैग एंड इन द सेम वे, क्योंकि यहाँ पे हमने चिल्ड्रन पास किया तो मैसेज को चिल्ड्रन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमने लिखा प्रॉप्स div props डॉट चिल्ड्रन। ओके नाउ props डॉट चिल्ड्रन। नाउ मैसेज कंपोनेंट अभी क्या है, डिफॉल्ट मैसेज कंपोनेंट एक सर्वर कंपोनेंट है। कंसोल डॉट लॉग लगा के देखते हैं, दिस इज सर्वर कंपोनेंट। अब देखोगे दिस इज सर्वर कंपोनेंट दो बार प्रिंट हुआ क्योंकि मैंने इस मैसेज कंपोनेंट को दो बार यूज़ किया। लेकिन आप देखोगे कंसोल जो लॉग है वो क्लाइंट में नहीं आया क्योंकि ये सर्वर कंपोनेंट है। अगर मुझे इसके अंदर यूज इफेक्ट यूज़ करना है तो कैसे करेंगे? हमने लिखा यूज इफेक्ट कंसोल डॉट लॉग कंपोनेंट माउंटेड, बट हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यूज इफेक्ट एपीआई रिएक्ट का एपीआई है और हम सर्वर कंपोनेंट में ये यूज़ नहीं कर सकते। हाउ टू मेक इट क्लाइंट कंपोनेंट? क्लाइंट कंपोनेंट मार्क करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे एक डायरेक्टिव ऐड करना है, यूज़ क्लाइंट। सिर्फ आप लिखोगे यूज़ क्लाइंट तो अब ये क्लाइंट कंपोनेंट हो गया, राइट। तो अब देखोगे जो कंसोल थे वो सर्वर पे तो आएंगे ही, सर्वर पे तो वो आएंगे लेकिन अब क्लाइंट में भी आएंगे। तब देखोगे सर्वर कंपोनेंट, दिस इज सर्वर कंपोनेंट, राइट। तो ये आ रहा है यहाँ से, मैं इसको बोल देता हूँ दिस इज क्लाइंट कंपोनेंट। नाउ रीलोड द पेज, दिस इज क्लाइंट कंपोनेंट सर्वर, क्योंकि सर्वर में रेंडरिंग होगी तो सर्वर में तो चलेगा ही क्लाइंट कंपोनेंट, बट साथ ही साथ ये जो क्लाइंट कंपोनेंट है ये क्लाइंट साइड आपके ब्राउजर पे भी रन होगा। बट इसके पहले जो हमने बनाया था लेआउट और पेज डॉट tsx ये बाय डिफॉल्ट सर्वर कंपोनेंट्स है। ओके नाउ इस ऐप के बाहर एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं, कंपोनेंट्स। इस कंपोनेंट्स के अंदर एक फाइल बनाते हैं बटन डॉट tsx। एक क्रिएट फंक्शन कंपोनेंट बनाया और हमने एक बटन बनाया, बटन में जो भी प्रॉप्स होंगे उसको हमने इस बटन के अंदर दिखाया, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। परफेक्ट। नाउ ये जो बटन है ये क्लाइंट कंपोनेंट है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यूज इफेक्ट कंसोल डॉट लॉग बटन माउंटेड। परफेक्ट। नाउ पेज के अंदर चलते हैं, उस पेज के अंदर यहाँ पे हम उस बटन को रेंडर करेंगे। तो ये हमने बनाया एक बटन
बटन के अंदर हमने लिखा क्लिक मी। जैसे हम यहाँ पे क्लिक मी लिखते हैं बटन के अंदर, तो यहाँ पे अगेन एक एरर आया कि आप एक कंपोनेंट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो कंपोनेंट है ये सर्वर कंपोनेंट, क्योंकि आप उसको सर्वर कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी सर्वर कंपोनेंट है क्योंकि आपने इसके अंदर कुछ मार्क नहीं किया यूज क्लाइंट। ओके, तो यहाँ पे है यू आर इंपोर्टिंग अ कंपोनेंट दैट नीड्स यूज इफेक्ट, इट ओनली वर्क्स ऑन क्लाइंट कंपोनेंट। तो साहित्य सर ने लास्ट टाइम ये कहा था कि ऐप के बाहर जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो सर्वर कंपोनेंट होंगे, नहीं ये सॉरी क्लाइंट कंपोनेंट होंगे। ये भी सर्वर कंपोनेंट है, तो अगर मुझे इस बटन को यूज़ करना है तो मुझे इसे मार्क करना पड़ेगा यूज़ क्लाइंट, यूज़ क्लाइंट। तो अब ये जो बटन कंपोनेंट है हम इसको क्लाइंट में यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज क्लाइंट कंपोनेंट। पेज को रिलोड करते हैं। क्लाइंट पे तो ये चलेगा ही चलेगा, सर्वर पे भी चलेगा बटन कंपोनेंट, क्योंकि ये क्लाइंट कंपोनेंट है। ओके, तो आप देखोगे बटन माउंटेड आ गया प्लस एक बटन यहाँ पे क्रिएट हो गया। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट क्लाइंट कंपोनेंट, सर्वर कंपोनेंट। सर्वर कंपोनेंट को यूज़ कब करना है? सर्वर कंपोनेंट को यूज़ तब करना है जब आप कुछ ऐसा कोड लिखना चाहते हैं जो सिर्फ आप सर्वर पे रन करना चाहते हैं, राइट। जैसे कि कुछ एपीआई कीज़ हैं आपके पास, सीक्रेट की, डेटाबेस कनेक्शन, डेटा फैचिंग जो कि सर्वर पे करना है, तो आप डायरेक्टली एक सर्वर कंपोनेंट के अंदर कर सकते हैं। सो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो पेज मेरे पास है गेट यूज़र बाय आईडी, तो पेजेस में चलते हैं, सॉरी यूज़र्स में चलते हैं, स्लैश यूज़र्स, एंड देन हम यहाँ पे डेटा फैचिंग करेंगे। डेटा फैचिंग कैसे होगी? डायरेक्टली आप यहाँ पे डेटा फैच करके और उसको पेज पे दिखा सकते हो, क्योंकि ये जो कोड है ये सिर्फ सर्वर पे चलता है, राइट। तो जेसन प्लेस होल्डर का यूज़ करते हैं, जेसन प्लेस होल्डर स्लैश यूज़र्स कॉपी इट। नाउ यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो फैच का यूज़ करेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट जेएस का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें फैच इंटरनली है, पहले हमारे पास फैच सर्वर पे नहीं था लेकिन अब है, ठीक है। तो कॉन्स्ट हमने लिखा रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू फैच, फैच को देंगे कि यूआरएल दिया, देन डॉट, देन हमको देगा एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स होगा बाइनरी, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे जेसन में, एंड देन फाइनली ये हमको रिस्पॉन्स दे देगा। रिस्पॉन्स के अंदर क्या होगा? वो यूज़र्स जो अभी हमने फैच किए, लाइक दिस। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो डेटा है वो आ चुका है। सॉरी, इसको वेट करना पड़ेगा। सो लेट्स मार्क इट अवेटेड, क्योंकि अवेट लिख रहे हैं तो हमारे पेज का जो फंक्शन है, जो कंपोनेंट है, उसको हमें असिंक मार्क करना पड़ेगा। ये मार्क कर दिया हमने असिंक। नाउ लेट्स रीलोड द पेज एंड नाउ यू कैन सी हमारे पास डेटा आ चुका है एट द सर्वर। परफेक्ट। नाउ ये जो कॉल है ये क्लाइंट में नहीं होगी, हमने डायरेक्टली लिखा है। पहले क्या था, जब हमारे पास क्लाइंट कंपोनेंट था तो हम यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करते थे, लेकिन अब हम उसको सर्वर के अंदर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं क्योंकि ये सर्वर कंपोनेंट है। अब गेट सर्वर साइड प्रॉप्स वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सिर्फ पेजेस के अंदर था, ऐप राउटर के अंदर नहीं है। तो हम डायरेक्टली डेटा फैच करके उसको पेज पे दिखा सकते हैं। लेट्स शो इट। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्री जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई रिस्पॉन्स नल एंड टू। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास डेटा है और ये डेटा सर्वर रेंडर्ड है। हम इसको सोर्स पेज को देख सकते हैं, तो आप देखोगे कि ये जो डेटा है ये सर्वर से रेंडर होके आया हुआ है। ओके, सो दिस इज हाउ वी फैच द डेटा फ्रॉम सर्वर। ये डेटा फैचिंग। ना आपके पास कोई क्लाइंट कंपोनेंट है जिसमें आप इस डेटा को दिखाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? सर्वर कंपोनेंट में उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करोगे और उसको डायरेक्टली हम दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक मैसेज कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है, राइट। मैसेज कंपोनेंट जो हमने बनाया था, ये रहा मैसेज कंपोनेंट, इसको हमें कुछ दिखाना है। तो हमने लिखा मैसेज के अंदर मुझे दिखाना है रिस्पॉन्स डॉट लेंथ। ओके, रिस्पॉन्स डॉट यूजर्स डॉट लेंथ, लेंथ जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक की रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। एक एरे आ रहा है और एरे के अंदर लेंथ होना चाहिए। तो रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स डॉट डेटा कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, लेट मी चेक कि रिस्पॉन्स क्या है। तो रिस्पॉन्स एक एरे है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स है। परफेक्ट। सो डायरेक्टली मैं रिस्पॉन्स डॉट लेंथ लिख सकता हूँ। परफेक्ट। यहाँ पे है 10। अगेन हम एक और मैसेज दिखाएंगे जिसमें हम रिस्पॉन्स का जो हम इस पर इटरेट कर सकते हैं। तो हमने लिखा रिस्पॉन्स डॉट मैप
एक एक यूज़र मिलेगा, एंड देन एक एक यूज़र पे हमको मैसेज कंपोनेंट का यूज़ करना है, जो कि क्लाइंट कंपोनेंट है। एंड देन इस यूज़र के अंदर होगा ईमेल, लाइक दिस। तो हम क्या कर रहे हैं, सर्वर कंपोनेंट पेज में हमने डेटा फैचिंग की, और वो डेटा हम दे रहे हैं अपने क्लाइंट कंपोनेंट्स को जो सर्वर पे रेंडर होंगे, और वो डेटा हमको पेज पे दिख रहा है, राइट। सो लेट्स सी, व्यू पेज सोर्स करेंगे तो आप देखोगे ये सर्वर रेंडरिंग हो रही है यहाँ पे। तो जो भी डेटा है, जो भी HTML मैंने लिखा हुआ है, वो सर्वर पे रेंडर होकर हमको मिल रहा है। दिस इज नॉट क्लाइंट साइड रेंडरिंग, राइट। बट मैसेज क्लाइंट कंपोनेंट है जो क्लाइंट में रन हो रहा है, आप देख सकते हो दिस इज क्लाइंट कंपोनेंट, बट डेटा फैचिंग कहाँ हो रही है, सर्वर पे। ओके, सो लेट्स मेक इट मोर रियलिस्टिक। पहले चलते हैं लेआउट के अंदर, जो हमारा layout.jsx है। रेड रेड दिख रहा है क्योंकि मैं प्रॉपर टाइप स्क्रिप्ट को यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैंने टाइप्स नहीं दिए, इसलिए रेड रेड दिख रहा है। ओके, तो layout.jsx में जाते हैं, लेआउट क्रिएट करते हैं। तो इस लेआउट में क्या करेंगे कि लिस्ट क्रिएट करेंगे, UL एंड LI। ओके, यहाँ पे हमने लिखा होम पेज एंड देन यूजर्स पेज, लाइक दिस। एंड देन इसमें हम स्टाइल ऐड कर लेते हैं, स्टाइल इज इक्वल्स टू डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड देन पैडिंग 0 प्लस लिस्ट स्टाइल इज इक्वल्स टू नन। परफेक्ट। ओके, नाउ मार्जिन ऐड कर लेते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स। ओके, सॉरी, मार्जिन यहाँ पे नहीं आएगा, मार्जिन मुझे लिस्ट एलिमेंट्स में ऐड करना है। सो स्टाइल लाइक दिस, परफेक्ट। नाउ जब भी हमें नेविगेशन परफॉर्म करने होते हैं, हम एक एंकर टैग का यूज़ नहीं करते, हम लिंक टैग का यूज़ करेंगे, राइट। तो लिंक इंपोर्ट करेंगे, लेट्स ऐड द लिंक कंपोनेंट दिस। एंड लिंक में कहाँ जाएगा ये, लिंक में हम बताते हैं कि href2 कहाँ जाना है, तो हमको जाना है स्लैश पे, विच इज़ होम पेज। नाउ लिंक को क्लोज करेंगे, एंड देन यहाँ पे हमने पास किया होम। इन द सेम वे कॉपी इट, पेस्ट इट हियर, यूजर्स, और ये जाएगा स्लैश यूजर्स पे। ये होगा क्लाइंट साइड नेविगेशन, राइट। लेआउट को क्लोज करते हैं, हमारा लेआउट क्रिएट हो गया। नाउ पेजेस पे चलते हैं, पेज.tsx यूजर्स का, ये रहा यूजर्स पेज। एंड देन इस यूजर्स पेज में से लेंथ को मैं रिमूव कर रहा हूँ, इस मैसेज को मैं रिमूव करके यहाँ पे एक डिव ऐड कर देता हूँ, लाइक दिस। ओके, यूजर का मैं टाइप दे देता हूँ एनी फॉर नाउ। परफेक्ट, उस तरह से हमने इसको रेंडर किया हुआ है। और जब मैं क्लिक करूँगा होम पेज पे तो होम पेज आएगा, एंड यूजर पे हम क्लिक करेंगे तो यूजर्स पेज आएगा। ओके, नाउ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console.log fetching response। ओके, नाउ कंसोल देखना है ध्यान से। जब मैं होम पेज पे जाता हूँ, होम पेज पे यूज़र पे जाएंगे तो हमारे पास यूज़र पेज आ चुका है। अगर हमने क्लिक किया, यूज़र पे क्लिक किया, क्या हो रहा है, सेम पेज पे, पर डेटा लोड नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास एक बार डेटा लोड हो चुका था और क्लाइंट साइड नेविगेशन हो रहा है, तो हमारे पास फिर से कॉल नहीं हो रहा है ना। अगर मैं पेज को रिलोड करता हूँ फिर से, ना आप देखोगे एक कॉल हुआ। होम पेज पे आते हैं, पेज को रिलोड किया, यूज़र पे अब हम क्लिक करेंगे, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ऑटोमेटिक एक कॉल हो गया और हमारे पास पेज आके तैयार है। ये पेज पहले ही आ चुका है। ये क्यों आ रहा है, ये आ रहा प्री रेंडरिंग की वजह से। प्री रेंडरिंग क्या है प्री रेंडरिंग बहुत कमाल की चीज़ है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि जब हम होम पेज पे हैं, क्लिक किया होम पेज पे, और यूज़र्स जो अभी लिंक हमारे पास, तो यूज़र के पीछे जो पेज है वो पेज ऑटोमेटिक पहले ही लोड हो जाएगा बिना क्लिक किए। जैसे मैं इस पर माउस ओवर करूँगा, आप देखोगे एक कॉल यहाँ पे जाएगा, माउस ओवर के कॉल गया, हमारे पास सारा जो डेटा है इस यूज़र्स पेज का वो आ चुका है। जैसे इस पर क्लिक करूँगा वो पेज तुरंत आ जाएगा क्योंकि पहले से लोड हो रखा है। तो हम इसको बोल रहे हैं प्री रेंडरिंग, ठीक है। प्री रेंडरिंग वाला भी पहले से लोड हो रहा है।
हम इस प्री रेंडरिंग को ऑफ भी कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं। कैसे? हम जाएंगे होम पेज के अंदर, सॉरी लेआउट के अंदर, ऐप के अंदर जो लेआउट है ये, इस लिंक में हमारे पास एक प्री रेंडरिंग को प्री फैच को हम इसको कर सकते हैं फॉल्स। इससे क्या होगा? प्री फैचिंग नहीं होगी। नाउ पेज को रिलोड करते हैं, तभी आप देखोगे कंसोल पे जब मैं क्लिक करूंगा यूज़र पे तो ही डेटा फैच यहाँ पे हो रहा है, राइट। फिर से देखना है, एक बार मैं कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ। ओके, मैं होम पेज पे हूँ अभी। परफेक्ट, जैसे मैं यूज़र पे क्लिक करूंगा डेटा फैच हो रहा है, एंड देन यूज़र का जो पेज है वो आ रहा है। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो कि डेटा फैचिंग कहाँ पे हो रही है? डेटा फैचिंग सर्वर पे हो रही है, ना कि क्लाइंट पे। क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट जा रहा है, डेटा फैचिंग के लिए नहीं जा रहा, वो उस पेज के लिए जा रहा है रिक्वेस्ट। और जो डेटा फैचिंग है वो कहाँ पे हो रही है? वो हो रही है सर्वर पे। ओके, फैचिंग रिस्पॉन्स प्रिंट हो रहा है, ये रहा। प्लस ये कैश डेटा है। कैशे क्या है? हिट, मतलब कि यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कैशिंग का, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि वो क्या है, क्यों यहाँ पे कैशिंग वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ठीक है। तो ये तो ठीक है। अब मैं ईमेल में एक लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, तो ये रहा हमारा यूज़र ईमेल। इस पर हमें क्रिएट करना है एक लिंक, तो हमने लिखा लिंक, लिंक को इंपोर्ट करेंगे एंड देन उसको हमने पास किया href, लिंक का कंटेंट ईमेल। href में मुझे क्या देना है? यूज़र का आईडी, तो हमने लिखा स्लैश यूज़र्स स्लैश यूज़र डॉट आई यूज़र डॉट आई डी। अभी आप देखोगे कंसोल पे, नेटवर्क टैब पे जाते हैं, जैसे मैं माउस ओवर करता हूँ डेटा लोड हो जाता है, राइट। तो एक काम करते हैं, यूज़र्स नाम का हमारे पास पेज है, यूज़र्स के अंदर आईडी, आईडी के अंदर पेज डॉट tsx है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इसे माउस ओवर करूँगा तो कौन सा पेज रन होने वाला है, कौन सा पेज रेंडर होगा? यूज़र डिटेल्स पेज, राइट। तो यूज़र डिटेल पेज में हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग फैचिंग यूज़र डिटेल्स, इसके लिए परम्स एंड देन सर्च परम्स। प्रिंट करके देखते हैं इसको। तो अभी आपको देखना है ध्यान से कंसोल पे क्या हो रहा है। पेज को रिलोड किया, सिर्फ माउस ओवर कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे आ रहा है फैचिंग डिटेल्स फॉर सम यूज़र, राइट। ओके, नाउ इसका जो यूआरएल है, आई डोंट थिंक यूआरएल चेंज हो रहा है, कुछ इशू है यहाँ पे। यूज़र आईडी, अच्छा ये क्योंकि अलग अलग है नहीं है तो बार बार रिक्वेस्ट नहीं जा रहा है, सेम है हर बार। तो लेट मी मेक इट डायनेमिक। नाउ यू कैन सी अलग अलग आईडी सर्वर पे आ रहे हैं, प्री फैचिंग हो रही है। मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ बट डेटा फैच हो रहा है। जैसे मैं क्लिक करूंगा डेटा मेरे सामने, क्योंकि वो प्री फैच हो रखा है। देखो कितना फास्ट है, क्योंकि ये प्री फैच हो रखा है। लेकिन अगर मैं प्री फैच नहीं करना चाहता, क्योंकि इतनी सारे लिंक्स हैं, हम सबके लिए नहीं करना चाहते प्री फैच, सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे प्री फैच इज इक्वल्स टू फॉल्स करूंगा अभी के लिए। ये फीचर है, उसको टर्न ऑफ नहीं करना, वो आपको आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि यार उसको प्री फैचिंग ज़रूरत है या फिर नहीं है। जरूरी नहीं कि हर बार आपको प्री फैच करना पड़ेगा। अच्छा फीचर है बट हम हर लिंक के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्शन पे बिना माउस ओवर किए ये प्री फैच हो जाता है, जो कि बहुत स्मूथ आपको ट्रांजिशन देता है आपके पेज में, क्योंकि डेटा पहले से आ जाता है। हाँ, तो इसको संभाल के यूज़ करना, देख के कब ज़रूरत है कब नहीं है, नहीं है ज़रूरत तो मत कीजिए, ठीक है। नाउ जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डेटा मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फैचिंग नहीं हो रही है, कोई भी डेटा फैचिंग नहीं हो रही है। चलते हैं डेटा फैच करते हैं यूज़र्स पेज के अंदर, यूज़र डिटेल पेज के अंदर हम यहाँ पे डेटा फैच करेंगे। तो हमने लिखा डेटा फैच करना है, फंक्शन को बनाएंगे हम असिंक, असिंक फंक्शन। डेटा फैच करना है इस एपीआई से, स्लैश यहाँ पे एक आईडी होगा, आईडी कहाँ से मिलेगा? परम्स डॉट आई डी, परम्स डॉट आई डी। ना इसको हम कन्वर्ट करेंगे टेम्पलेट स्ट्रिंग में लाइक दिस, एंड देन जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो हमारे एक यूज़र ऑब्जेक्ट होगा। हमने लिखा यूज़र, एंड देन इस यूज़र को मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ, सब कुछ रिमूव करके हमने लिखा प्री, एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, यूज़र को प्रिंट करेंगे यूज़र नलेट टू। ओके, नाउ क्लिक करते हैं, क्लिक किया तो डेटा आ गया, गो बैक, क्लिक किया डेटा आ गया। नाउ यहाँ पे
आपको एक दिख रहा होगा कि जब मैं क्लिक करता हूँ, जब प्री फैचिंग नहीं हो रही है उस केस में, अगर प्री फैचिंग होगी तो बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं प्री फैचिंग को ट्रू कर देता हूँ तो क्या होगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरे पास डेटा आ जाएगा, क्योंकि वो डेटा पहले से फैच हो रखा है, प्री फैच, राइट। क्लिक किया, आ गया। लेकिन जैसे मैं प्री फैच को ऑफ करता हूँ, फॉल्स, इस केस में क्या होगा वो ध्यान से देखना। पेज को रिलोड किया, यूजर्स में गए, क्लिक करते हैं तो हल्का सा ये पॉज लेता है, हल्का सा रुकता है, और उसके बाद यहाँ पे पेज आता है। क्यों? क्योंकि डेटा लोड हो रहा होता है, सर्वर पे डेटा लोड हो रहा है, मैंने क्लिक किया, डेटा लोड हो रहा है, अब डेटा आया, है ना। तो यहाँ पे लोडिंग चाहिए मुझे, तो मेरे पास लोडिंग ऐड करने के लिए एक और यहाँ पे फाइल है, फाइल कन्वेंशन, इसका बोलते हैं लोडिंग डॉट JSX या लोडिंग डॉट TSX या लोडिंग डॉट JS। तो कौन से पेज में आपको चाहिए लोडिंग? यूजर आईडी वाले पेज में। तो यूजर आईडी वाले पेज के अंदर हम एक और फाइल बनाएंगे जिसको हम कहेंगे लोडिंग डॉट TSX, एंड देन इसके अंदर बनाएंगे एक फंक्शनल कंपोनेंट, लोडिंग कंपोनेंट। तो जब भी लोडिंग होगी ये कंपोनेंट दिखेगा। पेज को रिलोड करते हैं, बहुत फास्ट हुआ, समझ में नहीं आया होगा, लेट मी चेंज इट। तो जो डेटा फैचिंग हम कर रहे हैं यूज़र के अंदर, हम इसमें थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लगा देते हैं एक यूजर्स कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल्स टू प्रॉमिस न्यू प्रॉमिस। तो बेसिकली मैं यहाँ पे टाइम 2 सेकंड का टाइम सेट कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि हाँ लोडिंग हो रही है। रिजॉल्व, एंड देन रिजॉल्व के अंदर हम जो फैच है इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। सो कट किया, रिजॉल्व, हाँ एक काम करते हैं कि ये जो फैच है इसको हम पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जाएगा, हमको अंडरस्कोर यूजर्स, सारे यूजर्स मिल गए, और मैं इस प्रॉमिस में 2 सेकंड बाद हमने लिखा सेट टाइम आउट। 2 सेकंड बाद ये जो नया प्रॉमिस है ये हमको यूजर्स रिटर्न करेगा। तो हमने लिखा रिजॉल्व, रिजॉल्व अंडरस्कोर यूजर्स, अंडरस्कोर यूजर्स रिजॉल्व होंगे, और यूजर में मुझे मिलेगा जो कि 2 सेकंड बाद, और उस यूजर को हम पेज में दिखा रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, क्या किया मैंने, जस्ट फॉरगेट इट। मैंने क्या किया कि 2 सेकंड बाद मैं रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा हूँ, तो लोडिंग यहाँ पे टाइम लगेगा लोडिंग में, ठीक है। इस बीच मैं क्या कर रहा हूँ, लोडिंग डॉट TSX को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। लोडिंग डॉट TSX मैंने डिलीट कर दिया। अब देखते हैं आपका जो पेज है वो कैसे काम करता है। ये 2 सेकंड लग रहे हैं लोडिंग होने में। तो अब मैंने पेज को क्लिक किया, रीलोड किया, क्लिक किया, तो इट शुड टेक 2 सेकेंड्स। जस्ट अ मिनट, कुछ तो इशू है। प्रॉमिस ओके, मैंने इसको अवेट नहीं किया, अवेट करना पड़ेगा। ओके, नाउ गो बैक, क्लिक किया, 1 2, अब आया रिस्पॉन्स, आया। नाउ फिर से 1 2 रिस्पॉन्स। तो अब 2 सेकंड लग रहे हैं रिस्पॉन्स को आने में, ठीक है। तो इस बीच में मुझे लोडिंग वगैरह कुछ दिख नहीं रहा, तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आईडी के अंदर हमारे पास एक और फाइल कन्वेंशन है, लोडिंग डॉट JSX या TSX या फिर JS। उसके अंदर हमने एक रिएक्ट फंक्शन कॉम्पोनेंट बनाया है, लोडिंग। अभी आप देखो यहाँ पे दिख रहा है लोडिंग, लेआउट के बीच में आपका जो लेआउट था उसका कंटेंट था, इसकी जो चिल्ड्रन है वहाँ पे लोडिंग दिखेगा। नाउ चलते हैं लोडिंग कंपोनेंट के अंदर, लोडिंग H1 नाउ यू विल सी, जब मैं क्लिक करता हूँ तो दिखेगा लोडिंग, एंड देन डेटा आ जाएगा, परफेक्ट। ओके, तो कम से कम यूजर पेज का जो नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज का लेआउट तो दिखने लगा, पहले लेआउट भी नहीं दिख रहा था। तो लोडिंग बहुत सही चीज़ है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा लोडिंग डॉट JSX। प्लस यहाँ पे एक और कन्वेंशन है एरर डॉट JSX। अगर आपके पास कोई एरर आ रहा है तो एरर जो पेज है वो यहाँ पे रन हो जाएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, हर एक पेज के लिए आप अलग अलग एरर यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। आई थिंक ये लोडिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर सर्वर पे कुछ रेंडरिंग हो रही है और उसमें कुछ समय लग रहा है तो इट विल शो दी लोडिंग डॉट JSX। तो यहाँ पे हमारे पास अगर
टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमको सेट करना, मतलब मेटा डाटा और पेज, तो वो हम इसमें सेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सिंपली एक फंक्शन है और एक कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में आपको एक्सपोर्ट करना है कॉन्स्ट एक्सपोर्ट मेटा डेटा। ओके, क्योंकि मैं टाइप स्क्रिप्ट में हूँ तो मैं इसका टाइप डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा मेटा डेटा। मेटा डेटा में क्या क्या आ सकता है, मुझे यहाँ पे सजेशन में नहीं लगे टाइटल, तो टाइटल हो जाएगा यहाँ पे यूज़र डिटेल पेज। एंड देन इसके बाद मुझे लिखना है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा दिस इज़ यूज़र पेज। नाउ पेज को रीलोड करेंगे और किसी यूज़र की डिटेल में जाएंगे तो आप देखोगे जो टाइटल है वो चेंज हो जाएगा, जो भी टाइटल मैंने यहाँ पे सेट किया है, विच इज़ यूज़र डिटेल पेज, राइट। लेट मी रीलोड दी सर्वर। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मेटा डेटा, ओके, डी शुड बी स्मॉल, मेटा डेटा, परफेक्ट। तो आया यहाँ पे यूज़र डिटेल पेज नाउ। बट इसमें अब दिक्कत ये है, दिक्कत नहीं है मतलब फीचर है। तो बेसिकली अगर मेरे पास मेटा डेटा है जो कि डायनेमिक मेटा डेटा है, तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है यहाँ पे जिससे मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट जनरेट मेटा डेटा, ओके। एंड देन ये एक फंक्शन होगा जो कि रिटर्न करेगा मेटा डेटा। तो यहाँ से हमने लिखा रिटर्न टाइटल इज इक्वल्स टू यूज़र डिटेल्स पेज। तो ये फंक्शन है, प्रॉपर्टी, एक ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर एक फंक्शन जिसके अंदर से वो प्रॉपर्टीज आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये सेम वे में काम करेगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आएगा मेटा डेटा, परफेक्ट, यूज़र डिटेल पेज। बट इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस दोनों में ये है कि जनरेट मेटा डेटा है, इसको कुछ प्रॉप्स मिलेंगे। प्रॉप्स में क्या मिलेगा? परम्स। तो हमने इसमें लिखा परम्स और लेट मी प्रिंट इट console.log params when I reload the page, यहाँ पे जो परम्स है वो प्रिंट हो रहा है, ओके। तो इस परम के बेसिस पे हम ये जो डेटा फैचिंग है वो फिर से कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपोर्ट करके एक नया फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट गेट यूज़र एंड इसको हम पास करेंगे एक आईडी जो कि होगा एक नंबर। एंड ये क्या करेगा? रिटर्न करेगा फैच डेटा, फैच करके गेट यूज़र रिटर्न करेगा सारा डेटा। अब मैं इस फंक्शन को दोनों जगह यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे हमने लिखा कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल्स टू अवेट गेट यूज़र, इसको चाहिए परम्स डॉट आई डी। इन दी सेम वे हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं दोनों जगह पे ना। इसको हमें अवेट यूज़ किया तो हमें इसको असाइन मार्क करना पड़ेगा, परम्स डॉट आई डी यूज़र आ जाएगा और टाइटल में मुझे दिखाना है यूज़र का यूज़र नेम, परफेक्ट। तो आप देखोगे जब पेज रीलोड होगा तो टाइटल में यूज़र नेम दिखेगा। क्या है? परम्स इज नॉट डिफाइन, परम्स डॉट आई डी, ओके, यहाँ पे परफेक्ट। ना यहाँ पे देखोगे यूज़र नेम जो है वो टाइटल में आपको दिख रहा होगा। मैंने आई विजिट सम अदर पेज तो यहाँ पे वो जो यूज़र नेम है वो टाइटल में दिखेगा, ओके। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे यूज़ किया था तो मेरे दिमाग में ये आया था कि यार गेट यूज़र यहाँ भी कॉल कर रहे हैं, हम गेट यूज़र यहाँ पे भी कॉल कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि डेटा यहाँ पे रीयूज़ हो जाए? तो मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया, मुझे डायरेक्टली तो कुछ मिला नहीं था, पर डॉक्यूमेंटेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, बट मैंने नहीं पढ़ा था। बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है विच इज़ कैशिंग। जब आप एक फैच रिक्वेस्ट सेंड करते हो और आप जब उसे सिंगल रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल में, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल, मतलब कि आपने पेज को बना रहा है, मतलब जब पेज बन रहा है तो सिंगल रिक्वेस्ट है, राइट। सिंगल रिक्वेस्ट के अंदर जब आप यहाँ पे गेट यूज़र लिखते हो, डेटा फैच हो चुका है, तो यही सेम डेटा आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। तो एपीआई कॉल 2 बार नहीं हो रही होती है। तो बेसिकली आप लिख रहे हो गेट डेटा, फंक्शन कॉल कर रहे हो फैच, बट डेटा जो एपीआई कॉल है वो नहीं होगी। तो आपको जो पहले जो डेटा फैच हुआ था वही डेटा आपको वापस मिल जाता है। तो यहाँ पे कुछ भी रिडंडेंसी नहीं है, आप इसको 2 बार 3 बार जितनी बार मन करे आप उतनी बार इसको लिख सकते हो। इफ़ आई राइट इट लाइक दिस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार डेटा अगर फैच आपका यहाँ पे हो चुका है तो वही डेटा यहाँ पे भी रिटर्न होगा, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। यहाँ पे जो फैच है इस रिक्वेस्ट को हम कैश कर सकते हैं, कैश करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस कैशिंग मैकेनिज्म को हम कैसे यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं इन दिस फैच। जब हम फैच रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं
जो डेटा है ये कैश मेमोरी में कैश हो जाता है, मतलब नेक्स्ट जेएस क्या करता है, इसको कैश कर ले रहा है। कैश करने का मतलब ये है कि जब आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो और डेटा नेक्स्ट जेएस के पास पहले से है, मतलब उसने पहले रिक्वेस्ट कर रखा है और ये डेटा है, तो इस यूआरएल में आप फिर से अगर रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो आपको वही डेटा मिल जाएगा, तो रिमोट सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, ये है कैशिंग। तो अगर मैं पेज को एक बार टर्मिनेट करता हूँ, फिर से मैंने सर्वर को रन किया एंड देन हम पेज को रीलोड करेंगे। ठीक है, परफेक्ट। नाउ मैंने पेज को रीलोड किया। नाउ हम जाएंगे, पेज को मैंने रिक्वेस्ट किया, क्लिक किया, तो ये जो डेटा है ये कैश से आ रहा है। ठीक है, कैश अभी एक्टिव है तो वहाँ से ही डेटा आ रहा है। इफ़ आई गो टू दी सम अदर यूआरएल लाइक दिस, तो मैंने अभी इस वाले यूआरएल को विजिट किया जो कि मैं पहले विजिट नहीं किया था मैंने, तो इसमें आया कैश से मिस मिस हो गया, मतलब कि रिमोट सर्वर को रिक्वेस्ट गया है इस बार। ये जो डेटा है कैश से नहीं आया। लेकिन अब मैं सेम पेज फिर से रीलोड करूँगा तो इस बार आया कैश हिट, मतलब कि अब ये जो डेटा थे पहले से है हमारे पास, तो इस बार ये डेटा हमारे कैश मेमोरी से आ रहा है, कैश डेटा से आ रहा है। ठीक है, तो बार बार रिक्वेस्ट सेंड नहीं हो रहा है, ये हमारा डिफॉल्ट बिहेवियर है। लेकिन मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। कैसे? अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर सेट करता हूँ कैश, और यहाँ पे हमने लिखा डिफॉल्ट, मतलब कि फोर्स कैश ही डिफॉल्ट है। अगर मैं लिखता हूँ नो कैश, नो कैश मतलब कि जो डेटा है वो कैश नहीं होगा, तो जब भी मैं कोई रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो ये जो डेटा है वो सर्वर से आएगा। देखो यहाँ पे आया कैश मिस। मिस का मतलब ये है कि हर बार ये जो रिक्वेस्ट है वो रिमोट सर्वर को जा रहा है, जिसकी वजह से टाइम भी एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि इस बार कैश मेमोरी से डेटा नहीं आ रहा है, तो हर बार रिक्वेस्ट जा रहा है सर्वर को, सर्वर से डेटा आ रहा है। ओके, तो कैशिंग में डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, डिफ़ॉल्ट में कैशिंग हो रही है। अगर एक रिक्वेस्ट यूआरएल आपने पहले सेंड किया था और उस पर फिर से आप डेटा फैच कर रहे हो, तो वही पुराना वाला डेटा हमको वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे हम ऐड करेंगे वैलिडेट, रीवैलिडेट। रीवैलिडेट में हम पास करेंगे सेकंड, फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड, 2 सेकंड और 10 सेकंड। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो हर 10 सेकंड बाद ये जो रिक्वेस्ट है ये वैलिडेट होगा, मतलब हर 10 सेकंड बाद एक सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगा, उसके पहले 10 सेकंड के पहले जो पुराना रिस्पॉन्स था वही रिस्पॉन्स वापस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कैशिंग होगी इसमें, बट 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड बाद नया रिस्पॉन्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये नेक्स्ट जेस का वीडियो। अगर कुछ स्पेसिफिक आपकी नीड है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। I'll create a video on the topic, whatever you suggest. So do not forget to comment and connect with me on social media. Thanks for watching.